प्रदेश को दी बड़ी सौगात। दिल्ली में शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। पटना के अधिवेशन भवन में भी किया उद्घाटन। यूपी में चुनावी समीकरण बनाने में जुटे शिवपाल यादव। गठबंधन को लेकर सपा को ही बताया प्रमुख। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क दुर्घटना में 3 बिहारी मजदूरों की मौत, 5 घायल। सभी मजदूर फ्लाई फैक्ट्री में करते हैं काम। नवरात्रि के 8वें दिन सीएम नीतीश ने पटना के कई मंदिरों में मां के किए दर्शन। राज्यपाल ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत में आपके साथ शर्मिला चौहान। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया है मोदी ने, और 16 मंत्रालय को जोड़ने वाला डिजिटल मंच है गति शक्ति योजना के शुभारंभ से लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ गई हैं। कार्यक्रम से पहले योजना का मुआयना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया है। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसका नाम है, और इसके तहत कई योजनाओं को, इसमें रेलवे को भी जोड़ा गया है, यानी एक मंच पर अब सभी आएंगे। गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला ये एक डिजिटल मंच है। तो योजना के शुभारंभ से लोगों की उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि मास्टर प्लान की शुभारंभ कर चुके हैं, और ऐसे में गति शक्ति मास्टर प्लान योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर यानी बुधवार को देश को एक सौगात उन्होंने दी है। पीएम मोदी आज गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है। ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में रेल और सड़क समेत 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। यानी सभी विभाग अब एक केंद्रीकृत पोर्टल के जरिए एक दूसरे की परियोजनाओं पर गहरी नजर रख सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा का परियोजना के विकास को फुल स्पीड मिलेगी, और इससे लोगों में भी काफी उम्मीदें हैं। अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने यह भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है, और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी तरह काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं, और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है। बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं, उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है
कि शक्ति जुड़ने के बजाय शक्ति वे अपनी प्लानिंग कर रही है। चलिए तो अब गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जानते हैं सहयोगी निर्भय किशोर से। निर्भय, लोगों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना के शुभारंभ से फायदा होने वाला है? बिल्कुल शर्मिला, साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है और इसे सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, इसे कृषि भारत की गति के तौर पर देखा जा रहा है और इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है गति शक्ति योजना। दरअसल आज इसके उद्घाटन और इसके शुभारंभ का जो मेन स्वरूप था, जो मेन दृश्य था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी चर्चा कर दिया है। दरअसल आज पूरा देश जो है वो अष्टमी महाअष्टमी का पर्व मना रहा है, मां शक्ति की पूजा अर्चना कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान यही वो बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आज अष्टमी है और पूरा देश जब शक्ति स्वरूपा की पूजा अर्चना कर रहा है, उसी वक्त देश को एक नई गति देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई ताकत देने के लिए आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है और ये शुभारंभ जो होगा एक यशस्वी भारत का एक नए स्वरूप को तैयार करेगा, एक नए भारत को सशक्त भारत बनाएगा। 100 लाख करोड़ रुपए की लागत इस बुनियादी ढांचे में और इस परियोजना को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, जिसमें आपने खुद बता ही दिया है कि इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है औद्योगिक गतियों को बढ़ावा देना, एयरपोर्ट, नई सड़कें और रेल योजनाओं सहित कई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो एक मंच पर 16 मंत्रालय होंगे, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और उसके माध्यम से जो समस्याएं होती हैं उन समस्या का कहीं ना कहीं एक ही तरीके से समाधान हो जाएगा, एक ही जगह पर समाधान हो जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि भारत को शक्ति प्रदान करना, वो एक ऐसी शक्ति जिसमें हर क्षेत्र में जो बर्बादी होती है उसको मजबूत करना, उसको सशक्त करना। और इस योजना का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण माना जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश को डिजिटल बनाने के सपने देखे थे, उसी सपने के तहत इसका एक नया स्वरूप दिखेगा कि एक ही मंच पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और एक ही जगह पर अगर आप किसी भी समस्या के लिए निदान की अगर बात करते हैं तो सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा। हालांकि अब इसको लेकर के जिस तरीके से जो शक्ति की बात की जा रही है, कांग्रेस अब इस पर निशाना जरूर साध रहा है, लेकिन फिलहाल अगर एनडीए की बात करें, खास करके बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़े फैसले के तौर पर देख रही है, देश को एक बड़े सौगात के तौर पर देख रही है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश को इतनी बड़ी सौगात देकर के उसका कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे गिना सकते हैं और लोगों के बीच में अपनी उपलब्धियों को बताने की कोशिश करेंगे कि देश को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारे स्वरूप जो होगा वो यूपी चुनाव में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो इससे लोगों को बेहद फायदा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योजना की आज शुभारंभ किया है, जिस योजना की सौगात आज लोगों को दी है, उस योजना में कम से कम आपको बता दें कि 16 अलग अलग तरह के कह सकते हैं कि अलग अलग तरह के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ करने का लक्ष्य यही है कि लोगों की इससे उम्मीदें बढ़ेंगी और 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला ये डिजिटल मंच है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। दिक्कतें हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लीमेंटेशन जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ दिल्ली से किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राजधानी पटना के अधिवेशन भवन के मुख्य सभागार में वर्चुअल माध्यम से लाइव जुड़े थे।
इस कार्यक्रम के दौरान राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन उपस्थित रहे, जहां वृहद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल माध्यम से लाइव संबोधन भी किया गया। और यूपी में चुनाव से पहले ही समीकरण साधने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर बुधवार को आगरा पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी से गठबंधन की अपनी पुरानी इच्छा जाहिर की है। आगरा में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी उनकी प्राथमिकता में है और इसके लिए उन्होंने यह साफ किया है कि कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा। शिवपाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया। देखिए, वो तो अपनी पार्टी को सब अपनी पार्टी को लेकर के तो चलेंगे। अगर अलायंस हो जाएगा तभी अपनी अलग अलग पार्टियां रहेंगी। अगर सपा से अलायंस नहीं होता है तो क्या भाजपा का भी विकल्प खुला है आपके पास? देखिए, भाजपा से तो अभी मेरा विकल्प नहीं खुला है। कांग्रेस किसे बेहतर सीएम मानते हैं आप, अखिलेश को या योगी? अब इसकी समीक्षा तो हम तो नहीं कर सकते हैं। जब हम सरकार में आएंगे तब इसकी समीक्षा हम करेंगे। हम जब सरकार में आएंगे, आपकी बात 2022 में। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब यूपी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल, मैं आपको बता दी, आगरा जो है परिवर्तन रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज जो है गठबंधन की पहली मीटिंग हुई, आगरा के अमर होटल में मीटिंग हुई और 10 महीनों से जो सड़कों पर लगातार है और किसानों का उन्होंने साथ दिया। जो 500 किसान जो मारे गए हैं उन पर भी उन्होंने काफी बुलाया जी। बिल्कुल, और ऐसे में शिवपाल यादव ने जो अपनी पुरानी इच्छा जाहिर की है, क्या लगता है, क्या गठबंधन कर सकते हैं शिवपाल यादव? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो छोटे छोटे गठबंधन है उनको वो अपने साथ लेकर चलेंगे। रही समाजवादी पार्टी की बात, तो वहीं उन्होंने कहा है कि हम सीटों को लेकर इस पर चर्चा करेंगे और समाजवादी के जो हम साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं शिवपाल यादव और ऐसे में वो अब रणनीति भी तैयार कर सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर निकले हैं शिवपाल यादव। क्या खास है इस यात्रा में और इस यात्रा के तहत लोगों से किस तरह से जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव के साथ काफी लोग हैं और काफी लोग जुड़ भी रहे हैं। उनको ये मनसा ये दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे जाकर एक होंगी और एक अच्छे गठबंधन के साथ अपना चुनावी प्रचार करेंगी और देखा जाए तो एक अच्छा परिणाम भी इसके साबित होंगे। चलिए, अच्छा परिणाम साबित हो सकता है, अच्छा परिणाम आ सकता है। उत्तर प्रदेश चुनाव में समीकरण बनाने की तैयारी में जुट चुके हैं शिवपाल यादव और सामाजिक परिवर्तन यात्रा पर भी अब निकल चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप। चलिए, खबरों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ,
इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। अश्लीलता चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना सिटी की, जहां आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी, अगम कुआ में मां शीतला माता के दर्शन के लिए माता के दर्शन की, और इस दौरान उन्होंने मां की आरती भी की और राज्य के विकास की कामना की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने माता के दर्शन के बाद राज्यवासियों को नवरात्र की बधाई दी।
यहाँ दर्शन करने के लिए, और पिछली बार कोरोना का दौर चल गया था जिसमें सब कुछ प्रतिबंधित था, पुनः आने का मौका मिला है। आज इसके चलते मुझे बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ पर आए हैं। और दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने समस्त बिहार वासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। राज्यपाल फागू चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दशहरा पर्व के शुभ अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है। ये हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचारण करने वाला त्योहार है। कैमूर जिले की मोहनिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मोहनिया पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री का खुलासा करते हुए देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 8 खोखा सहित कई सामग्रियों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि मोहनिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब, हेरोइन एवं अवैध हथियार की कारोबारी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यह बड़ी सफलता प्राप्त की है। प्रशंसा की जाएगी पुरस्कृत करने की आरक्षी अधीक्षक। रोहतास जिले के भत्सा गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान बनाई गई एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके बाद लोगों में पुलिस को लेकर नाराजगी है। दरअसल अमझौर थाना क्षेत्र के भत्सा बालूघाट पर अवैध उठाव को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और कार्रवाई को लेकर 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने और छापेमारी करने गई थी। इस दौरान घर में महिलाओं से घुसकर पुलिस ने बदसलूक की और मारपीट भी की। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य ने वीडियो बना लिया, जो अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस की कार्रवाई पर अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं इस मामले में अब तक किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। चलिए एक बड़ी खबर गोपालगंज से हम आपको बताते हैं। गोपालगंज में उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। गोपालगंज के मोहम्मदपुर थाना इलाके के निवासी थे सभी मजदूर। तो गोपालगंज के 3 मजदूरों की उत्तर प्रदेश के सड़क हादसे में मौत हुई है। ऑटो और डीसीएम की गाड़ी के बीच टक्कर से यह हादसा हुआ है। ऑटो पर सवार सभी मजदूर थे और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में बिहार के 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि इस दुर्घटना में 5 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी मजदूर गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। वे बहराइच में एक पलाई फैक्ट्री में काम करते थे। जानकारी के मुताबिक बहराइच जिले के हरदी थाना क्षेत्र में शहलारी पुल के पास मजदूरों को लेकर जा रही ऑटो में डीसीएम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना के दौरान 5 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और आज का दिन हादसों का दिन भी है, क्योंकि बेगूसराय में 2 बाइक और 1 स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद बाइक सवार महिला NH-28 के किनारे पानी भरे गड्ढे में गिर गई, जिसे डूबकर उसकी मौत हो गई। पूरी घटना तेघरा थाना क्षेत्र के पिढोली गांव के NH-28 की है। इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोग घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं देख लोग काफी नाराज हो गए। लोगों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ना डॉक्टर उपलब्ध है और ना ही इलाज करने के लिए कोई अन्य साधन। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया और मामले की जांच में जुटी। घटना है। 2 मोटरसाइकिल एक स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर दुलारपुर के बगल पिढोली में हुआ है। डकबंगला पर एक महिला जो कि पानी में मोटरसाइकिल चले जाने के कारण मृत हो गई है। लगभग 4 से 5 अभी भी और घायल है, इसमें एक 4-5 साल का बच्चा भी है। इसके बारे में यही कहना है, स्वास्थ्य विभाग 12 करोड़ रुपया लगा के शोभा का वस्तु हाथी का दांत बना दिया है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पर MBBS डॉक्टर रहना चाहिए। MBBS डॉक्टर को छोड़े हुआ है, ड्यूटी ले रहा है, न रुइया है न पट्टी है।
व्यवस्था में सुधार नहीं किया तो दुर्गा पूजा के कल होके और निश्चितकालीन हम लोग धरना पर बैठेंगे। कितना बाजू में दम है एफआईआर। और बेगूसराय में एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र की है। हालांकि घटना के संबंध में अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि मृतका किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करती थी। फिलहाल मकान मालिक के द्वारा परिजनों और पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है। हमको जानकारी हुआ है कि यहाँ पढ़ती थी, लॉज में रहती थी, विश्वनाथ का मकान था। और कल माँ से बात किया कि आज हम घर नहीं आ सकेंगे, कल आना। 10 बजे रात में फिर माँ बात किया तो उसने बताया कि कल आना। गई नहीं, सब लड़का लड़की चला गया। उसके बाद मकान मालिक फ़ोन किया कि रूम नहीं खुली है, तब वहाँ से सब लोग आया तो पुलिस को खबर किया गया। पुलिस के सामने खोला गया गेट को। और पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के पीर दमड़िया घाट पर गंगा स्नान करने के दौरान पिता और पुत्र की डूबने की खबर मिली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस एसडीआरएफ की मदद से दोनों की तलाश कर रही है। तो बता दें कि नहाने के दौरान पिता और पुत्र डूब गए हैं। फिलहाल दोनों का कोई सुराग नहीं मिल सका है। गंगा स्नान करने के दौरान यह हादसा हुआ है और पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। वहीं मौके पर आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर भी लगे हुए हैं। और चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।